हे गाइस, नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। प्लेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी नियासिन एंड ऑप्शन डी स्कारबिक एसिड। ये सारे विटामिन के फॉर्म है। तो पेलेग्रा रोग जो होगी वो होगा हमारा नियासिन की कमी से। कंटिन्यूसली नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होगी। और नियासिन को क्या बोला जाता है? ये कौन सा विटामिन है? तो ये है विटामिन B3। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणुओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक पाई जाती है? इओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स। ओके। और ये जो WBC का जो कॉम्पोजिशन होता है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं। WBC जो होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और एक होता है अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स क्या होता है? कनिकामय। ये होती है कनिकामय, मतलब कण युक्त। और अग्रेनुलोसाइट्स होती है अकनिकामय, अकण युक्त। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप देखोगे ग्रेनुलोसाइट्स में तो आपको कण दिखेंगे और अग्रेनुलोसाइट्स में आपको कण नहीं दिखेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स में अगर आप देखोगे तो ये तीन तरीके से होती है। ठीक है, पहला क्या होता है? तो ग्रेनुलोसाइट्स में पहला होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा होता है इओसिनोफिल्स। ठीक है, और तीसरा होता है बेसोफिल्स। है ना, ये आप देख सकते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों के तीनों होते हैं कनिकामय WBC। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में कितने टाइप होते हैं? यहाँ पे दो टाइप होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो अब आपको पता चल गया कि WBC कितने तरीके से होते हैं। WBC दो तरीके से होते हैं, कनिकामय, अकनिकामय। कनिकामय में आपको 3 प्रकार दिखेंगे और अकनिकामय में 2 प्रकार दिखेंगे। तो ओवरऑल WBC कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के होंगे। ओके, अब देखिए 5 प्रकार के होंगे और क्वेश्चंस पूछा गया था कि ये पांचों प्रकार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा होती है न्यूट्रोफिल्स की। अभी हमने बताया न्यूट्रोफिल्स की सबसे अधिक मात्रा होती है, लेकिन पूछा जाएगा कि कितना होती है। तो पूरे WBC का 65% न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, पूरे WBC का 65% न्यूट्रोफिल्स होता है। और एक क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक ये होती है तो सबसे कम क्या होती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम होती है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। और ये कितना होता है? टोटल WBC का 0.2% होता है। आप देख सकते हैं 0.2% सबसे कम होगी और 65% सबसे ज्यादा होगी न्यूट्रोफिल्स। तो WBC से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका आई होप नहीं छूटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरा किसका आवरण होता है? ऑप्शन है फुफ्फुस, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क एंड ऑप्शन डी हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूरा जो होते हैं वो फुफ्फुस का एक आवरण होता है। फुफ्फुस को ढकने वाला आवरण को ही प्लूरा बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, टेस्टोज शर्करा या फिर डायोस शर्करा। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्सोज शर्करा। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोज शर्करा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विटामिन बहुत ही परिवर्ती है और पकाने या भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं, वो कौन से विटामिन है? विटामिन डी, सी, बी के क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। विटामिन सी बहुत ही सेंसिटिव विटामिन होते हैं। अगर आप कोई भी फ्रूट्स को लेते हो, जैसे आंवला हो गया, आंवला में विटामिन सी होता है, तो आंवला को अगर बीच से आप काटोगे ना तो ये जब 2 पीस होगा तो बहुत सारे विटामिन नष्ट हो जाएंगे, मतलब आपके चाकू में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे विटामिन आपके चाकू में लग जाएंगे।
और इस आंवला को काटने के बाद अगर इसको पानी से आप धो देते हो तो पानी से धुलने के बाद बहुत सारे विटामिन पानी से घुल के बाहर निकल जाएंगे। मतलब बहुत ही आसानी से आप इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो पकाते समय भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, भंडारण में भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तो वो होता है विटामिन सी। ये बहुत ही सेंसिटिव विटामिन होती है, आसानी से ये नष्ट हो जाती है। ओके, और ये क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो आप बताना विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। वैसे एक और विटामिन जल में घुलनशील होता है, वो विटामिन बी, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। और बाकी के जितने विटामिन है वो कहाँ पे घुलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वसा में, ठीक है। बाकी के जितने विटामिन है जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन के हो गया, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा सी होता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केरोटीन या फिर एंजाइम्स। ये सारे के सारे प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और रेशेदार प्रोटीन जो होते फाइबर युक्त, वो हमारा होंगे ऑप्शन सी, केरोटीन। केरोटीन जो प्रोटीन होते हैं ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ऑप्शन ए वशीय अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी डेयरी उत्पाद, जितने भी दूध से बने उत्पाद होते हैं उसका। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वशीय अम्ल, ठीक है। जो फैटी एसिड होते हैं ना उसका एक वर्ग होता है ओमेगा 3। इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा 3। ये ओमेगा हो गया ओमेगा 3। ओके, चलिए फैटी एसिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कौन सा अंग पीत का स्रावन करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, पित्ताशय टिक लगाते हैं, लेकिन नहीं होगा। पित्ताशय बिल्कुल भी गलत आंसर है। आंसर आपका हो जाएगा यकृत, ठीक है, यकृत। लीवर, लीवर कैसे होगा? लीवर क्या करते हैं, आपका पीत का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। पीत का सिक्रीशन लीवर से होता है और ये आपका भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। आपको पता होगा जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। फिर एक जगह पे क्या होता है, उसकी अम्लीयता को नष्ट करना पड़ता है, तब उसमें एक सिक्रीशन मिलता है, वही पित्ताशय होता है। फिर वो आगे जाके फिर वो अम्लीय हो जाता है। तो पित्ताशय जो होती है, पीत जो होती है वो आपका यकृत से निकलती है। और इसका स्टोर कहाँ होता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गॉल ब्लैडर, मतलब पित्ताशय में। पित्ताशय में पीत स्टोर होता है। अब स्टोर क्यों होता है, तो देखो यकृत से पीत का सिक्रीशन होता है, ठीक है। यकृत से पीत का सिक्रीशन होता है। अब यकृत को पता नहीं कि कितना पीत का सिक्रीशन करना, हमें यहाँ पे 2 लीटर की जरूरत है, लेकिन यकृत ने क्या किया, 5 लीटर पीत सिक्रीट कर दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 लीटर यूज हो गया और बाकी का जो 3 लीटर है वो आपका पित्ताशय में स्टोर हो गया, क्योंकि जब नेक्स्ट डाइजेस्टिव काम होगा तब यहाँ से 3 लीटर का यूज किया जाएगा। ओके, इसीलिए इसका स्टोर होता है पित्ताशय में। और ये बनती कहाँ से, यकृत से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के टांग में नहीं पाई जाती? बोला गया है नहीं पाई जाती है। टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो मानव के टांग में क्या पाई जाती है? टिबिया बिल्कुल पाई जाती है, फीमर पाई जाती है, फिबुला पाई जाती है। फीमर जो है ये आपको पता होगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? जांग में पाई जाती है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस जो है वो पैर में नहीं पाई जाती। अब बात आती है कि पैर में नहीं पाई जाती तो कहाँ पाई जाती है? ये हाथ में पाई जाती है। हाथ में भी ऊपरी भुजा में, ठीक है, अपर आर्म में पाई जाती है। ओके, ह्यूमरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में जाना जाता है? बर्ड फ्लू, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ऑप्शन है। तो बर्ड फ्लू जो होती है वो एक्चुअली क्या होते हैं पता है? बर्ड फ्लू जो होते हैं वो होते हैं H5N1, ठीक है, H5N1। एक होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये पता क्या होती है, ये भी आप जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू जो होती है वो होती है N5H1, ठीक है, N5H1 ये होती है स्वाइन फ्लू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H1N5, ठीक है। तो जो स्वाइन फ्लू होती है वो जिसका जस्ट रिवर्स होता है। आपको याद कैसे रखना मैं आपको बता दूं कैसे याद रखना। वर्ड फ्लू, वर्ड में देखो H5 आ रही। H मीन्स क्या होती है? हैन, है ना, मुर्गी।
हैन उसको बोला जाता है। तो मुर्गी क्या होती है, वर्ड होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड फ्लू की बात हो रही है, इसलिए ये 5 है, H5 ये ज़्यादा है, एन कम है। और इसका ऑपोजिट अगर कर देंगे तो स्वाइन फ्लू, N5H1, ठीक है। यहाँ पे देखो हैन कम है, एक है ना, तो ये स्वाइन फ्लू हो जाएगा। दोनों ही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों के लिए नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए प्रमस्तिष्क क्या होते हैं, प्रमस्तिष्क जो होते हैं आपका याददाश्त होती है, इसको स्मृति भी बोला जाता है, स्मृति ब्रेन। तो ये आपकी सारी याददाश्त को रखता है, आपका सारा डाटा जो होते है वो रिकॉर्ड रखता है, और किसी को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे ब्रेन का सीपीयू होता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देखो अनैच्छिक क्रिया हो रही है ना मेडुला ऑब्लांगेटा में, तो एक ऐच्छिक क्रिया भी होगी, ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया जो होगी वो आपका अनुमस्तिष्क के थ्रू होगा। ऐच्छिक क्रिया में क्या आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है नेत्र गोलक का मूवमेंट, ठीक है। जो हमारा नेत्र गोलक है ना उसको आप लोग मूव कराते हो चारों तरफ, ये मूवमेंट अनुमस्तिष्क करती है, ठीक है। दूसरा मांसपेशी मूवमेंट, मांसपेशी जो होती है उसका मूवमेंट भी हमारा अनुमस्तिष्क के थ्रू होता है। तो ये दोनों पूछा जाएगा, नेत्र गोलक और मांसपेशियों का मूवमेंट अनुमस्तिष्क के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, ये क्या करते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, जितने भी शरीर का ताप को कब बढ़ाना है घटाना है कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रिया को करती है। अनैच्छिक क्रिया मीन्स जैसे श्वास लेना, सांस लेना हो गया, हृदय धड़कन, ये सारे क्या होते हैं अनैच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा के बिना होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा कवर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में कभी कभी सर्वाधिक प्रापक भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, उसमें एंटीबॉडी होते हैं, उसमें एंटीजन नहीं होते, या फिर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों नहीं होते। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, ठीक है। तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो इसमें पाया क्या जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन क्या होते हैं, तो देखो ब्लड ग्रुप ए जो होते हैं उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी जो होते हैं उसमें बी एंटीजन पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ए बी दोनों है, इसका मतलब दोनों ही एंटीजन पाया जाएगा, दोनों ही एंटीजन पाया जाएगा। तो इससे एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि ए बी में दोनों ही एंटीजन पाया जाता है, ए और बी दोनों ही एंटीजन इसमें पाया जाता है, ओके। और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब बात आती है यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, दोनों ही एंटीजन पाया जाता है, लेकिन एक और ब्लड ग्रुप है ओ, वो क्या होते हैं, तो आप याद रखना कि ए बी का जस्ट रिवर्स होता है ओ, मतलब यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, तो ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं। और एंटीजन यहाँ पे दोनों होते हैं ए बी में, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको ले सकता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, तो ए वाला इसको आराम से ब्लड देगा, ए वाला देगा तो ये जो एंटीजन ए है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। बी वाला अगर इसको ब्लड देगा तो इसका जो बी है ना वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ए तो दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओके। अब देखो ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं होता ना, ओ में ए भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो ये तो आसानी से इसको दे सकता है। तो ए बी को कोई भी ब्लड दे सकता है। देखो ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता लेकिन एंटीजन सारे प्रेजेंट होते हैं। यही बात ओ में क्या होते हैं कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ए नहीं होता है, यहाँ पे ए एंटीजन नहीं होता है, बी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अगर ये किसी को भी ब्लड देगा तो वो आसानी से उसमें जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ओ है ना ये ए को भी दे सकता है, क्योंकि ए सिर्फ ए को पहचानता है, ओ में तो ए है ही नहीं, तो आराम से पहचान लेगा। ये बी को भी दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है, और ओ तो ओ को दे ही सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलती है कि ओ जो ब्लड ग्रुप है किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी जो है ये किसी से भी ले सकता है, ओके। आपको तैयारी और भी बेहतर बनाना, अगर आपको इस साल कंफर्म गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो हमारे ऐप से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स,
सभी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में मॉक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, इतना भरपूर आपको क्लासेस दिया जाएगा जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक नाम मात्र फी के साथ आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना फिर भी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं 8000 क्वेश्चंस का PDF दूंगा। उस PDF को अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो PDF भी आपको ऐप में ही मिलेगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी लोग जाएं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव त्वचा बिना छाला पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 या फिर 100? 100 में तो पानी बॉयल हो जाता है, आपको पता होगा, ये नहीं हो सकता है। 80 डिग्री भी 10 to 100 है, ये भी नहीं हो सकता। 60 और 40 में आप बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 60 भी सह नहीं पाएगा। इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हमारा जो बॉडी का स्किन होता है वो 40 डिग्री तक बिना किसी स्ट्रेस के सह सकता है। इससे ज़्यादा जैसे टेम्परेचर होगा आपका बॉडी में जो है ना आपका स्किन वो छाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइलेरिया रोग किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कवक, जीवाणु, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो फाइलेरिया रोग जो होती है वो होती है कवक से। कवक से होने वाला रोग फाइलेरिया होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई जीवाणु विषाणु का काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत से संचरित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? ऑक्सीजन, लाल रुधिराणु, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट। आपको मैंने बताया यकृत से क्या संचरित होती है, तो यूरिया होती है। यूरिया क्या होती है ना, पहले अमोनिया के फॉर्म में होता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होता है। कहाँ पे? यकृत में, ठीक है। अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होता है यकृत में, लीवर में, ठीक है। और ये जब कन्वर्जन होता है तो उसके बाद ये जाके डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्लड में जाके संचरित हो जाती है और फिर क्या होता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और यही ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई होने के बाद ये ब्लड कहाँ पे जाता है? किडनी में जाता है। और फिर ये किडनी क्या करता है, इस ब्लड से जितने भी यूरिया है उसको छानता है, ओके। तो अगर पूछा जाए कि यूरिया का संचारित ब्लड में कहाँ से होता है, तो यकृत में होता है। और यूरिया को छाना कहाँ से जाता है ब्लड के थ्रू, तो किडनी में होता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाइजोजाइम्स जो लाइजोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? उपापचय एंजाइम में, श्वसन एंजाइम में, ऑक्सीकरण एंजाइम में या फिर पाचक एंजाइम में? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पाचक एंजाइम। क्यों इसको पाचक एंजाइम्स में क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा सेल, जो हमारी सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स, ER, ठीक है। और इसी तरह एक होता है लाइजोसोम्स, ये हमारा लाइजोसोम्स है। लाइजोम्स क्यों होते हैं? इस सेल में मान लो कोई ऑर्गेनेल्स मर गया, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, न्यूक्लियस मर गया, इसका अपना अपना फंक्शन होता है। कोई भी अगर मान लो डेथ हो गया तो फिर ये सेल का वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, इस सेल में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। मान लो न्यूक्लियस मर गया तो न्यूक्लियस का जो काम है वो सेल नहीं करेगा ना, तो कोई भी ऑर्गेनेल्स अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है। अब पूरा सेल में काम रुका हुआ, मतलब पूरा सेल एक तरह से डेड है। तो इस सेल का क्या जरूरत है? हमारे शरीर में कोई काम का जरूरत नहीं है, तो इस सेल को यहाँ से डिस्ट्रॉय करना जरूरी है ना। तो फिर ये जो लाइजोसोम्स होते हैं यहाँ से एक एंजाइम्स निकलते हैं। इस लाइजोसोम्स में एक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। पाचक एंजाइम्स हिंदी में बोला जाता है। वो ये लाइजोसोम से पाचक एंजाइम्स निकलता है, पूरे सेल में फैल जाता है, पूरे सेल में फैल जाता है। और ये क्या करते हैं, सब ऑर्गेनेल्स को अपने में घुला लेती है, मतलब सबका पाचन कर देती है और पूरा का पूरा सेल को ही पाचित करके यहाँ से हटा देती है। और ये सेल गायब हो जाता है। फिर जो यहाँ इसके बगल में सेल है ना, इसके साइड में और भी तो सेल है। फिर जब ये जगह वैकेंट हो जाती है तो ये बगल वाला सेल क्या करते हैं, सेल डिवीजन करता है। और सेल डिवीजन करके 2 सेल बनता है और एक सेल जो है ना इस जगह को फिल करता है और एक अपने जगह पे रहता है। इस तरह से सेल डिवीजन करके वो जगह फिल किया जाता है। तो ये लाइजोजाइम्स के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मन होता है? ऑप्शन है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डिप्लोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जाइगोटीन। जाइगोटीन एक ऐसा फेज है, जाइगोटीन एक ऐसा फेज है जहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होगी तो वहाँ उसके परिणाम स्वरूप आपको 4 अनुगुणित कोशिका बनेंगे, ठीक है। 4 अनुगुणित कोशिका बनेंगे, ओके। और अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं वो समसूत्री विभाजन के बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस में अगर आप देखोगे तो अर्धसूत्री विभाजन अलग होते हैं। वो किस किस केस में, तो आप देखोगे पहला केस क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन होता है, क्रोमोसोम्स का
क्रोमोसोम्स का संलयन होता है और इस वजह से जीन का पुनः वितरण होता है। जीन का पुनः वितरण होता है और इस वजह से एक नया जीन का संचरण होता है। और ये जो काम होता है सिर्फ अर्धसूत्री में ही देखा जाएगा, समसूत्री में नहीं होगा, ठीक है। अर्धसूत्री किन में होता है? तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकीय सेल, कोशिकीय वाले जितने भी जीव उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और ये लैंगिक जनन में होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में, यूकैरियोटिक जीव के लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? 2, 1, 4, 5। तो टर्नर सिंड्रोम्स में अगर आप देखोगे तो एक्स क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 1 होती है। टर्नर सिंड्रोम्स क्या होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होते हैं कि महिला में एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं, ठीक है। महिला में क्या होते हैं? एक्स होते हैं, आप सभी को पता होता है, और पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। अगर यहाँ से एक एक्स गायब हो जाए तो उसको बोला जाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाएगा। टर्नर सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिख लो 45X नाम से भी जाना जाता है, ये भी बोला जाता है। और इसको एक और नाम बोला जाता है 45XO, ठीक है, ये नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम से जाना जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं और एक्स क्रोमोसोम की कमी आ जाती है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XXY गुणसूत्र युक्त असामान्यता से बनने वाला लिंग बताएं, वो इस दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मादा वो टर्नर सिंड्रोम्स, नर टर्नर सिंड्रोम्स, मादा क्लीफेल्टर सिंड्रोम्स, या फिर नर क्लीफेल्टर सिंड्रोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बोला जाएगा ऑप्शन डी नर क्लीफेल्टर सिंड्रोम्स। ये क्या होते हैं? तो जो टर्नर सिंड्रोम्स होते हैं ना उसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होते हैं? पुरुषों में आपको पता होगा, पुरुष में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा XY होते हैं। अगर इसमें X एक और बढ़ जाए, ठीक है, अगर इसमें X एक और बढ़ जाए मतलब डबल XY हो जाए तो इसको बोला जाएगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स, ठीक है। इसमें देखो एक एक्स्ट्रा X आ गए और इसके आने से उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जैसे कि उसमें कुछ लक्षण देखने को मिल जाएंगे ये एक्स के आने की वजह से, ठीक है। इसको विकृति बोला जाता है, असामान्यता बोला जाता है। और इसको भी दो नाम से जाना जाता है। दो नाम क्या क्या इसका है? तो पहला जो है इसको बोला जाता है XO, ठीक है, XO। और दूसरा बोला जाता है XXY, ठीक है, XXY। तो ये तो आपको पता होगा एक X एक्स्ट्रा आ गया या फिर XO, ये बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं जो हाइट्स होते हैं ना वो स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, हाइट्स स्मॉल हो जाते हैं, अंडकोश भी छोटे हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे विकृति आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नर में होता है स्पेशली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है प्यूरिनों के, पिरामिडों के, न्यूक्लियोसाइड्स के या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर जो होते हैं ना वो मोनोमर के बहुत सारे श्रृंखला से मिलकर पॉलीमर बनते हैं और इसी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है टेफ्लॉन में। टेफ्लॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। पीवीसी जो होते हैं पॉलीविनाइल जो क्लोराइड होते हैं वो भी आपका एक पॉलीमर है। तो ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं और ये बहुत ही जटिल होते हैं, ठीक है। आपको तैयारी और भी बेहतर बनाना, अगर आपको इस साल कंफर्म गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो हमारे ऐप से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, नोट्स, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में मॉक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, इतना भरपूर आपको क्लासेस दिया जाएगा जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक नाम मात्र फी के साथ आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना फिर भी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं 8000 क्वेश्चंस का PDF दूंगा। उस PDF को अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो PDF भी आपको ऐप में ही मिलेगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी लोग जाएं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।